प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह ड्यूल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। और आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर पेपर 1 के सिलेबस में जो टॉपिक है ब्रिटिश सर्वोच्चता का उद्भव एवं विकास के ऊपर, जिसमें अपने पूर्व में अंग्रेज़ों की दो नीतियों पे अपने बात कर चुके थे। ये दो नीतियाँ थी सुरक्षित घेरी की नीति और अधीनस्थ अलगाव की नीति। इन पे दो वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आज अपने बात करेंगे अधीनस्थ एकीकरण की नीति या सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी के ऊपर। ये अंग्रेज़ी सरकार ने 1858 से 1906 तक लागू करी थी और ब्रिटिश सरकार ने अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए यह नीति लागू करी थी। 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। इस क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के भारतीय राज्यों के साथ संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रति जिस नई नीति का सूत्रपात किया उसे ली वार्नर ने अधीनस्थ एकीकरण का नाम दिया। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली है कि देशी राज्यों की अधीन स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था, किंतु उनकी यह अधीनता कंपनी के शासनकाल की अधीनता से भिन्न थी। दूसरी, यह क्रांति से पूर्व देशी राज्यों को तुच्छ समझा जाता था और उन्हें पृथक रखा जाता था। क्रांति के काल में भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए सहयोग व उनके प्रतिरोध से ब्रिटिश सरकार को भारतीय राज्यों के महत्व का ज्ञान हो गया। इसके साथ ही इस क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिला दिया कि यदि वह देश के किसी आंदोलन या किसी क्रांति की बाढ़ को रोकने में देशी राज्यों को बांध के रूप में प्रयोग न कर सकी तो भारत में उनके अस्तित्व का अंत समझना चाहिए। इसलिए भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन आने लगे। ये जो परिवर्तन जब आने लगे ये थे कि 1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषण करने पर ब्रिटिश सरकार को ज्ञात हुआ कि क्रांति का कारण काफ़ी समय तक उनकी विलय नीति थी। अतः अब ब्रिटिश सरकार को जो है इस नीति को बदलना होगा, क्योंकि इससे ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार उन भारतीय राज्यों के प्रति कृतज्ञ थी जिन्होंने क्रांति के संकट काल में अंग्रेज़ों के साथ अपना सहयोग दिया। ली वार्नर तथा कुछ अन्य विद्वानों ने ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता को अत्यधिक महत्व दिया है। समस्त भारत पर उनकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी भारतीय नरेश समानता का व्यवहार नहीं कर सकता था। ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए नए तरीके इत्यादि प्रयोग किए गए। ब्रिटिश ताज की जो नए नए प्रयोग थे, जब 1875 ईस्वी में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया तब देशी नरेशों ने उसका भव्य स्वागत किया। 1876 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारत सामग्री की उपाधि धारण की। इसी वर्ष लॉर्ड लिटन ने दिल्ली के एक दरबार में आयोजन किया जिसमें भारत के सभी देशी नरेश शामिल हुए और उन्होंने सामग्री जो की प्रति स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश सरकार की ओर से देशी नरेशों को उपाधियां दी जाने लगी तथा उनके लिए तोपों की सलामी भी निर्धारित की गई। इस प्रकार देशी नरेशों को पद, उपाधि और मर्यादा सब कुछ ब्रिटिश सरकार ही प्रदान करने लगी। किसी देशी नरेश से अप्रसन्नता होने पर ब्रिटिश सरकार उसके लिए निर्धारित तोपों की सलामी कम कर देती थी। बटलर समिति, जिसे शासकों के अधिकारों और राज्य की आर्थिक सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट देनी थी, का विचार था कि ब्रिटिश सरकार और भारत की सार्वभौम रियासतों के साथ एक बढ़ता हुआ ऐसा संबंध है जिसे समय समय पर तोड़ा मरोड़ा जा सकता है।
1873 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ पर कुशासन का आरोप लगाया गया तथा इसकी जांच के लिए भारत सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया। अगले वर्ष 1774 ईस्वी में उस पर आरोप लगाया गया कि उसने बड़ौदा में ब्रिटिश रेजिडेंट को विष देकर मारने का प्रयास किया है। 13 जनवरी 1875 को गायकवाड़ को बंदी बनाया गया और एक नए आयोग के समक्ष मुकदमे की सुनवाई हुई। इस आयोग में 2 अंग्रेज न्यायाधीश, एक उच्च राजनीतिक पदाधिकारी, ग्वालियर एवं जयपुर के शासक तथा सर दिनकर राव थे। यद्यपि आयोग ने गायकवाड़ को निर्दोष बताया, लेकिन भारत सरकार ने कुशासन के आरोप में गायकवाड़ को गद्दी से हटा दिया। इसी प्रकार 1891 में मणिपुर में विद्रोह हो गया। भारत सरकार ने मणिपुर के शासक को अयोग्य करार देते हुए उसे गद्दी से हटा दिया तथा राजा के छोटे भाई को आसाम का चीफ कमिश्नर की हत्या करने के आरोप में फांसी दे दी गई तथा राज्य के एक बालक को गद्दी पर बैठाकर उसे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के अधीन रखा गया। इस प्रकार मणिपुर के इस मामले में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या हुई। यह सिद्धांत था, उत्तराधिकार निश्चित करने के लिए एक अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह के मामले में हस्तक्षेप करने में भारत सरकार ने के अधिकार का दावा। दूसरा, सर्वोच्च सत्ता को यह अधिकार है कि उन लोगों को मृत्यु दंड दे सकती है जिन्होंने अपने कानूनी कर्तव्यों में लगे एजेंटों की हत्या की है। इसी प्रकार हैदराबाद के निज़ाम ने अपने प्रधानमंत्री सलारगंज को पद से हटा दिया था। चूँकि सलारगंज ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ भरपूर सहयोग किया था तथा वह ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठावान बना रहा, अतः अंग्रेज़ी सरकार ने निज़ाम पर दबाव डालकर उसे पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। इस अवसर पर वायसरॉय ने निज़ाम पर बहुत जोर डाला और वायसरॉय के इस जोर से यह स्पष्ट पता चलता है कि किसी भी राज्य की जो आंतरिक मामले हैं और बाहरी मामले हैं वो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन थे। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार पटियाला में रेलों का विस्तार करना चाहती थी, लेकिन पटियाला दरबार की ओर से इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत के आर्थिक एकीकरण के मार्ग में पटियाला के शासकों को बाधक नहीं बनने दिया जाएगा, अतः पटियाला दरबार के विरोध की अपेक्षा करते हुए ब्रिटिश सरकार ने उस रियासत में रेलों का विस्तार किया। इस मामले में यह तथ्य सामने आता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत अब एक इकाई बन चुका है तथा इसमें से भारतीय रियासतों को अलग नहीं किया जा सकता। देशी नरेशों के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कोई अधिकार नहीं था। इस नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भारत सरकार ही करती थी। देशी रियासतें दूसरे देशों के साथ संबंध ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ही रख सकती थी। रियासतों से यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता तो उसे भारत सरकार से पारपत्र लेना पड़ता था। देशी नरेश किसी विदेशी शक्ति के साथ न तो कोई संधि या समझौता कर सकते थे और न राजदूतों का आदान प्रदान कर सकते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना वह किसी विदेशी व्यक्ति को अपने राज्य में भी नौकर नहीं रख सकते थे। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में तथा उसके बाद विदेशी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता ही गया। कर्जन ने तो ऐसा कोई अवसर नहीं खोया जबकि उसने देशी रियासतों को उनकी अधीनता महसूस नहीं कराई हो। 1899 में उसने ग्वालियर में भाषण देते हुए कहा कि जब से भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हुआ तब से अब तक उनकी यानी कि देशी नरेशों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। उसने कहा कि हमारी नीतियों द्वारा देशी नरेश ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रणाली के अंग बन गए हैं। उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका प्रयोग न्यायपूर्ण ढंग से ही होना चाहिए। वे अपनी प्रजा के स्वामी और सेवक दोनों हैं।
कर्जन ने तो देशी नरेशों के विदेश भ्रमण पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तथा जो देशी नरेश विदेश में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी रियासत से अधिक समय तक अनुपस्थित न रहें। कर्जन ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस नीति का परिणाम ये हुआ कि भारतीय नरेशों की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के सामंतों के समान हो गई। ब्रिटिश सरकार अब भारतीय नरेशों से सीधा और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने लगे। उन अनेक वायसरायों ने भारतीय नरेशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के अनेक उपाय किए। भारत में वायसरॉय के नेतृत्व में दरबार लगाए गए तथा इंग्लैंड के शाही घराने के सदस्य भारत आने लगे। ऐसे अवसरों पर भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी प्रगाढ़ स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। इसके अतिरिक्त एक नई प्रथा का भी जन्म हुआ। अब ब्रिटिश सम्राट से उपाधियों व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भारत के जो नरेशों में एक पारस्परिक होड़ होने लगी थी। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के समक्ष भारतीय नरेशों की स्थिति में गिरावट आने लगी। कर्जन के समय भारतीय राज्यों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध बिगड़ गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक था अपना, ये अधीनस्थ एकीकरण की नीति थी और ये जो अधीनस्थ एकीकरण की नीति थी ये 1906 तक चली थी। और ये अधीनस्थ एकीकरण की नीति एक तरह से ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।